हेलो स्टूडेंट्स, एविजन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। कंटिन्यूइंग आवर पॉलिटी सीरीज, आज मैं आप सबके समक्ष लेके आया हूँ हमारे पॉलिटी का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, नेहरू साहब, सरदार वल्लभ पटेल और भी जितने सारे थे, सभी को इसका सोर्स के तौर पे बहुत सारे अलग अलग संविधान को पढ़ना पड़ा, स्टडी करना पड़ा। एंड कहा जाता है लगभग 60 संविधान का स्टडी करने के बाद हमारे फाउंडिंग फादर्स निष्कर्ष पे पहुंचे एंड हमारे संविधान को वो लोग बना पाए। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से कि कहाँ से कौन सा चीज़ को रैंसेक करके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, ये क्वेश्चन जनरली एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस एंड अदर जितने सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं जहाँ पे पॉलिटी आपका सब्जेक्ट रहेगा आपके सिलेबस में, वहाँ पे इस टॉपिक से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी तो साठों संविधान के बारे में तो जानकारी हमें नहीं चाहिए, बट कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे प्रावधान हैं जिनका सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री से लिए गए हैं, तो वो कंट्रीज एंड वो सोर्स के बारे में हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो एज माई रिक्वेस्ट, काइंडली नोटबुक एंड पेन लेके बैठे, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव बातें मैं आपको बताता चलूँ, आप वो सब बातें नोट डाउन करते रहें, ताकि आपको आपके रिवीजन में काफ़ी मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर अपना क्लास शुरू करते हैं। सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो सबसे पहला सोर्स है जहां से कहा जाता है अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये यहीं से रैंसेक करके ली गई है। हाँ, रैंसेक एक ऐसा वर्ड है, रैंसेक के बारे में अगर नहीं समझते होगे आप, तो रैंसेक एक ऐसा वर्ड है, रैंसेक का मतलब होता है जनरल लिटरल मीनिंग अगर आप देखोगे तो इसका मतलब होता है कि कहीं से भी कोई भी अच्छी खूबी वहां से लेके अपने अंदर डालना। ठीक है, तो अच्छी चीज़ों को लिया ही जाता है जनरली। तो रैंसेक का मतलब भी, एंड यहाँ पे रैंसेक वर्ड को भी यूज़ किया गया था कि हम लोग जो फाउंडिंग फादर से उनके द्वारा कहा गया था कि हम लोग रैंसेक कर रहे हैं दूसरे संविधान से बहुत सारे चीज़ों को, तो ये वर्ड भी उनके द्वारा ही यूज़ किया गया था। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट सोर्स जहाँ से बहुत सारा बोले तो 60% अप्रॉक्सीमेटली हमारा संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो चीज़ वहां से रैंसेक किया गया। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को रैंसेक किया गया, हमारे संविधान में इंसर्ट किया गया। इसमें से जो जनरल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं वो ये हैं। सबसे पहला फेडरल स्कीम, दूसरा ऑफिस ऑफ गवर्नर, तीसरा रोल ऑफ फेडरल जुडिशियरी, चौथा पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। इन सब को ही, ये जितने सारे सब्जेक्ट मैटर आप देख पा रहे हो, इन सब को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लेके हमारे संविधान में इंसर्ट कर दिया गया है। ओके, इन सब को एक एक बार समझ लेते हैं। फेडरल स्कीम क्या है? देखो, फेडरल का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेल डिफाइंड हो। ठीक है, तो हमारे देश में फेडरल सिस्टम है, बट नॉट ट्रू, इट इज क्वाजी फेडरल। ठीक है, मतलब जब भी विकट परिस्थिति आएगी तब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में मोस्ट ऑफ द पावर वेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे यूनिटरी टिल्ट कहते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों के गवर्नमेंट में हमारे जो संविधान के हिसाब से हमारा देश में इस चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं। एंड इसी कारणवश इसको ट्रू फेडरेशन नहीं कहते, इसे क्वासी फेडरेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्वासी फेडरेशन क्या है, कैसा इसका कंसेप्ट है, ये सभी हम लोग समझेंगे फर्दर आगे के क्लासेस में। तो फेडरल में का मतलब होता है जहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ये वेल डिफाइंड हो। बट हमारे यहाँ पे ट्रू फेडरलिज्म नहीं है, लेकिन इस स्कीम को उठा के लाया और इंसर्ट कहाँ से किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू।
ऑफिस ऑफ गवर्नर मतलब राज्यपाल होंगे, उनका ऑफिस होगा, ऐसा कहां पे कहा गया है? तो मतलब कहां से लिया गया और हमारे संविधान में इंसर्ट किया गया है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग को ध्यान रखना है ऑफिस ऑफ गवर्नर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लेके इंसर्ट किया गया हमारे संविधान में। नेक्स्ट है रोल ऑफ फेडरल जुडिशरी, मतलब फेडरल होते हैं, मतलब फेडरल जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट का अपना पावर है, सुप्रीम कोर्ट का अपना पावर है, फिर अगर आप संतुष्ट नहीं हो पाए तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाके अपील कर सकते हो। तो फेडरल जुडिशरी मतलब सेंट्रल लेवल पे जो जुडिशरी हो रही है, इस चीज को भी रैंसेक किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स मतलब पीएससी। पीएससी जो स्टेट लेवल के पीएससी हैं या फिर यूनियन लेवल के पीएससी हैं, वो सब के बारे में भी, इन सब का आइडिया भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लेके हमारे संविधान में डाला गया, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ठीक है, प्रशासनिक जो डिटेल्स है इन सब के बारे में भी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही इन सब को लेके हमारे संविधान में इंसर्ट किए। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। एंड यहां से मोस्ट ऑफ द थिंग, ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग मतलब नॉट लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन कोई देश वाइज अगर पूछा जाए तो मोस्ट ऑफ द थिंग जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया गया है, बिकॉज ऑफ द मेंटेलिटी। जैसा कि 200 साल के लगभग अंग्रेज हम लोग पे शासन किए थे, ठीक है, हम लोग को अपने अंदर में काम किया था, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो वो जो 200 साल से हम लोग उनका तौर तरीका देख पा रहे थे एंड उस चीज़ से हम लोग हैबिचुएटेड हो चुके थे, तो इसीलिए वहाँ के बहुत सारे प्रावधान को हमारे संविधान में भी हमारे संविधान सभा के द्वारा जोड़ा गया। क्या क्या है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो मुख्य बातें हम लोग को ध्यान रखनी है एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में, तो वो है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जो कानून को बनाने की जो पद्धति है ये ब्रिटिश से हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। दूसरा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देखो जो गवर्नमेंट होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ही सर्वोपरि होंगे, उनके द्वारा ही एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव डिसीजंस लिए जाएंगे। बट इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनके नाम पे एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया जाएगा बाय लेजिस्लेटिव हेड ऑफ द इंडिया ऑफ आवर कंट्री, मतलब जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरी ये जो डिसीजन लेते हैं वो बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन COM, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनके एड एंड एडवाइस पे ही वो पूरी डिसीजन लेते हैं ऑन द नेम ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। तो हमारा जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा सब डिसीजन नहीं लिया जाता है, उनके नाम पे लिया जाता है। एंड यहाँ पे पार्लियामेंट का फॉर्म है एंड पार्लियामेंट के फॉर्म से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ही होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एंड वो डायरेक्टली इलेक्ट होके वहां तक पहुंचते हैं। तो इस टाइप का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे चलता है, जो कि कार्बन कॉपी है ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। तीसरा चीज है रूल ऑफ लॉ, मतलब लॉ, कानून ही सबसे ऊपर है एंड सबके लिए बराबर है, इस चीज को मानना भी ज़रूरी है। एंड इस चीज़ को भी लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप, मतलब आप एक देश के नागरिक हो एंड आपके पास सिंगल सिटीजनशिप ही है, जैसा कि ब्रिटिश में मतलब ब्रिटिश लोग जिस चीज़ को फॉलो करते हैं हम लोग भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। हमारे पास और एक ऑप्शन था USA, जहाँ से हम लोग वहाँ पे जो चलने वाला सिस्टम है वो है डुअल सिटीजनशिप। वहाँ पे स्टेट एंड सेंटर, मतलब सेंटर बोलते कंट्री प्लस एज वेल एज स्टेट, दोनों का अलग अलग सिटीजनशिप होता है। तो यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चलता है। हमारे इंडिया में वो चीज़ नहीं चलता है। हमारे इंडिया में चाहे आप वेस्ट बंगाल से हो, चाहे आप मुंबई से हो, चाहे आप दिल्ली से हो, चाहे चेन्नई से हो, केरला से हो, कहीं से भी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के कहीं से हो, बट आप हो इंडियन, आपके पास एक ही सिटीजनशिप है एंड वो है इंडिया की, तो आप हो इंडियन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है ये लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, वो लोग भी सिंगल सिटीजनशिप को ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट कैबिनेट सिस्टम,
मैं बताया ना यूनियन सीओएम, तो यूनियन सीओएम जो है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो लोग कैबिनेट बनाते हैं एंड कैबिनेट में 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस होते हैं। तो ये जो कैबिनेट है, कैबिनेट एक्चुअली असिस्ट करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर को, एंड उन्हें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री दी जाती है एज देयर पोर्टफोलियो, एंड दे हैव टू वर्क इन देयर पोर्टफोलियो ओनली। तो ये कैबिनेट वाला सिस्टम भी ब्रिटिश से ही लेके हमारे संविधान में इंसर्ट किया गया है। इसके बाद आता है प्रेरोगेटिव रिट्स। प्रेरोगेटिव रिट्स क्या होता है? हमारा जो मौलिक अधिकार है, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, अगर उसे हैम्पर किया जा रहा है बाय एनी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री और बाय द स्टेट, मतलब जिसे हम लोग गवर्नमेंट भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उनके द्वारा फंडामेंटल राइट को अगर सप्रेस, दबाने की कोशिश की जाए, तो आप उसे लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो बाय यूजिंग दिस प्रेरोगेटिव राइट्स। मतलब आपका फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोटेक्टेड है, तो बाय यूजिंग प्रेरोगेटिव राइट्स। तो ये प्रेरोगेटिव राइट्स जो है ये टोटल 5 टाइप के होते हैं। एक हेबियस कॉर्पस, इनका नाम मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो ये चैप्टर, ये जो पूरा सोर्सेस वाला चीज़ है, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी हमारे सेशन में आज के। तो ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ। ये टोटल 5 टाइप के हैं: हेबियस कॉर्पस, सर्सोररी, प्रोहिबिशन, को वारंटो, मैंडमस। ठीक है, ये टोटल 5 नाम के बारे में बता रहे। जब हम लोग रेट्स वगैरह, फंडामेंटल राइट्स वगैरह पढ़ेंगे, तब मैं इनके बारे में अच्छे से डिटेलिंग में भी जाऊंगा। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रेरोगेटिव राइट्स जो है ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही रैंस करके हमारे संविधान में इंसर्ट किया गया है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, मतलब पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने सारे सुख सुविधाएं हैं, ठीक है, मतलब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को, तो इन सब के बारे में ये चीज़, ये जो सब्जेक्ट मैटर है, इसे भी ब्रिटिश के संविधान से उठा के हमारे संविधान में डाला गया है। एंड जो आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे वो है बाई कैमरलिज्म। बाई मतलब 2, कैमरल मतलब रूम्स। तो 2 रूम्स मतलब 2 हाउसेस, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देखे हैं पार्लियामेंट जो है वो कंसिस्ट करता है लोकसभा, राज्यसभा एंड पार्लियामेंट। तो 2 हाउसेस वहाँ पे है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये जो प्रावधान है ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या प्रावधान से जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से रैंसेक करके हमारे अंदर डाले गए हैं, मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं, वो है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। क्लियर? चलो अब मूव करते हैं हम लोग यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया जो गया है वो सब्जेक्ट मैटर्स जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जो रिपीटेडली जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कुछ ये हैं। जैसे फंडामेंटल राइट, जो मैं बताया आप लोग को, मौलिक अधिकार, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जब मैं आप लोग को फंडामेंटल राइट्स वगैरह पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। तो ये सब सभी हम लोग बात करेंगे कि कौन सा आर्टिकल क्या बात करता है एंड आपको कौन कौन सा मौलिक अधिकार है, इसका सस्पेंशन कब हो जाता है, ऐसा समय कब आता है, ये सब भी हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग को सिर्फ सब्जेक्ट मैटर को ध्यान रखना है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी को उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, मतलब वो इंडिपेंडेंटली अनबायस्ड नेचर अपना शो करते हुए वर्डिक्ट देंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ को यूएसए से देखा गया एंड वहाँ से लेके इंसर्ट किया गया हमारे संविधान में। नेक्स्ट जो है वो है जुडिशियल रिव्यू। मान लीजिए कोई एक कानून बना दिया गया, अब वो सिटीजन्स के लिए थोड़ा सा मतलब हैम्पर कर रहा है उनके लाइफ को, पर्सनल लिबर्टी को, या फिर और भी उसका कोई साइड इफेक्ट्स हो रहा है, तो आप उस कानून को उठा के कोर्ट के पास जा सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू में उस कानून को रख सकते हैं, ताकि कानून बताए कि हाँ ये कानून बोलता हूँ, हमारा जो कोर्ट है वो बताए कि वेदर दिस लॉ इज अप्रोप्रिएट फॉर द सिटीजन और नॉट। तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू। तो ये भी चीज़ लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही। नेक्स्ट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट साहब जो हैं, जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, जिनको डीजी और हेड भी कहा जाता है, तो इनको अगर इनके पोजीशन से हटाना है तो रिमूवल यहाँ पे यूज नहीं होता है, यहाँ पे इम्पीचमेंट वर्ड यूज होता है।
तो इम्पीचमेंट का मतलब है कि प्रेसिडेंट साहब को उनके डेजिग्नेशन से हटाना। इसका बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। क्या होता है, मैं हम लोग सभी कुछ पढ़ेंगे, ये चीज़ हम लोग तब जानेंगे जब हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको तब तक रहने दो। तो ये सब्जेक्ट मैटर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन रिमूवल नहीं होगा, यहाँ पे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होगा। तो ये प्रावधान भी हम लोग यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट ही सर्वोपरि होते हैं और वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। पर हमारे यहाँ ब्रिटिश से कॉपी किया हुआ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। जैसा कि हम लोग देखें कि इंपीचमेंट ऑफ द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट भी हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ द चीफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जजेस को अगर रिमूव करना है, इस चीज का प्रावधान जो है ये भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही रैंसेक करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होगा, ये चीज लिया गया है कहां से, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड आखिरी जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है प्रियम्बल, प्रस्तावना जिसे कहते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे करके शुरू होता है, जो एनसीईआरटी के बुक्स में आप लोग देखने को मिलेगा। तो प्रस्तावना भी कहाँ से लिया गया, अगर ये जनरली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है एंड पूछा जाता भी है एंड आगे जाएगा भी, तो आप लोग को ध्यान रखना है प्रियम्बल ये लिया कहाँ से गया है, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लेके रैंसेक करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है एक बार देख लेते हैं हम लोग। फंडामेंटल राइट्स, independence of judiciary, judicial review, impeachment of the president, removal of Supreme Court and High Court judges, post of vice president and preamble. Clear? चलो, moving to our next constitution, it is Irish, जिसको कहेंगे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूरोप का एक कंट्री है जो एक आइलैंड में ही है एंड इसका थोड़ा सा पार्ट ब्रिटेन का भी पार्ट है। मतलब ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का जो पार्ट मतलब इसका जो आप आइलैंड देखोगे, इसका एक छोटा सा पार्ट नॉर्दर्न साइड वाला वो इंग्लैंड के अंडर में आता है, ब्रिटेन के अंदर में आता है। ठीक है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन जो लिया जाने वाला जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैटर है वो है डीपीएसपी, जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। मतलब स्टेट को कुछ पॉलिसीज बनाने के लिए उन्हें कुछ प्रिंसिपल के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, कुछ प्रिंसिपल्स रखे गए हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए स्टेट पॉलिसीज बनाएंगे एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल एक वेलफेयर सोसाइटी का गठन कर पाएंगे। ठीक है, तो डीपीएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डीपीएसपी का क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, याद रखना है हम लोगों को, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। हम लोग देखे थे ना बाइकैमरलिज्म में लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। ठीक है, ऐसे रिलेट करना, लोकसभा एल से शुरू होता है, लोअर हाउस एल से शुरू होता है, तो दोनों को रिलेट करके राज्यसभा एंड अपर हाउस एक कैटेगरी में रख देना। तो राज्यसभा में मतलब एक हाउस में वहाँ के जो मेंबर्स होंगे उनका नॉमिनेशन, इसका प्रावधान आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही रैंसेक करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। एंड जो आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हम लोग पढ़ना है हम लोग को आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, वो है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनका इलेक्शन का तौर तरीका क्या है, इसका आइडिया भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही रैंसेक करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। क्या तीन चीज पढ़े हम लोग आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में, एक है डीपीएसपी, दूसरा है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड तीसरा है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, चलो मूविंग टू आवर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे नॉर्थ अमेरिका का एक स्टेट जो एरिया वाइज वर्ल्ड में सेकेंड है, कनाडा, उसका संविधान से हमारा देश के संविधान में क्या क्या लेके इंसर्ट किया गया है। तो सबसे पहला है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। मतलब फेडरेशन तो है, फेडरेशन क्या होता है, जहाँ पे स्टेट एंड सेंट्रल का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेल डिफाइंड हो। तो बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास एक राज्य सरकार से ज़्यादा पावर है। ठीक है, यूनिटी टिल्ट जिसको हम लोग समझाते हैं। तो इस चीज़ का फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर,
इस चीज़ का प्रावधान लिया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, रेसिड्यूरी पावर्स जो है उसको सेंटर में ही रखना है, इस चीज़ का प्रावधान भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही रखना लिया गया। मतलब यहाँ पे देखो वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर, अभी देखो 7th शेड्यूल अगर हम लोग पढ़ेंगे ना अपना संविधान का, तो 7th शेड्यूल में फेडरल लिस्ट्स के बारे में बात की गई है। मतलब फेडरल लिस्ट क्या है, 3 लिस्ट है, एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट एंड तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। तीनों में अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स हैं। एंड यूनियन लिस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा, स्टेट लिस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा, एंड कंकरेंट लिस्ट जो है वो दोनों के कंट्रोल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिड्यूरी पावर्स किसको कहते हैं, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में इंक्लूडेड ना हो, बट ऐसा हो ही सकता है कोई भी सब्जेक्ट मैटर छूट ही गया हो, ऐसा हो ही सकता है, तो जो ऐसा छूट जाएगा वो सब्जेक्ट मैटर पे पूरी कंट्रोल सेंटर का रहेगा। तो रेसिड्यूरी पावर्स उसे कहते हैं, मतलब वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट मैटर है उस पर सेंटर का पावर रहेगा। इस चीज़ का प्रावधान कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रैंसेक करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। ठीक है, क्लियर। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग को 2 बातें याद रखनी है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एंड दूसरी बात वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर। क्लियर। चलो और 2 बातें हम लोग को देखना है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर बोल रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे होगा, आप अगर जितने सारे स्टेट्स हैं उनको देख रेख करने के लिए आदमी रख दोगे, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाने के लिए स्टेट का जो गवर्नर्स है, जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द नेशन, तो गवर्नर होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, तो उनका अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर को जस्टिफाई कर रहा है, ये चीज़ भी हम लोग कनाडा से ही लिए हैं। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है, जो फेडरल कोर्ट है हमारा, उसका एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी हम लोग कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट अभी जैसे मैं आप लोगों को बताया 7th शेड्यूल में, जहाँ पे हम लोग यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात किए हैं। तो यूनियन लिस्ट पे जहाँ पे सेंटर का अधिकार है, स्टेट लिस्ट जहाँ पे स्टेट का अधिकार है, एंड कंकरेंट लिस्ट जहाँ पे यूनियन एज वेल एज स्टेट दोनों का अधिकार है। तो कंकरेंट लिस्ट का आइडिया कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, मतलब व्यापार, अंतर राज्य या फिर इंटरनेशनल, जो भी वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है, इन सब के बारे में जो भी प्रावधान है, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही रैंसेक करके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है। एंड आखिरी बात जो हम लोग को ध्यान रखना है अबाउट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस। तो जॉइंट सिटिंग कब आता है, जॉइंट सिटिंग आएगा तब जब हम लोग बाइकैमरलिज्म देखे, वहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में बात की, एक है अपर हाउस एक है लोअर हाउस। तो चलो कोई भी हाउस है, एक हाउस ने किसी बिल को पारित किया एंड उसे फर्दर दूसरे हाउस तक भेजा, एक हाउस से वो पास हो गया, दूसरे हाउस में गया, दूसरा हाउस बोला कि नहीं भाई तुम्हारा इन बात से मैं सहमत नहीं हूँ, काइंडली तुम इन सब को बदलो। फिर वो रिकमेंड किया बदलने के लिए, फिर पहला हाउस के पास फिर से वो चीज़ आया, अब वो हाउस देख के बोला भाई देख तू जो बोल रहा है मैं इन सब बात से सहमत नहीं हूँ, तो फिर दूसरा हाउस के पास बोला कि मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, रहेगा तो यही रहेगा, पास करना पड़ेगा। तो दूसरा हाउस बोलता है ओ तुमको मेरा बात पसंद है, छोड़ो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इस टाइप का जो सिचुएशन बन जाएगा तो इसे कहते हैं डेडलॉक। ठीक है, तो जब भी ऐसा सिचुएशन बन जाए तो प्रेसिडेंट साहब का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट जो आर्टिकल 79 में लिखा है, वहाँ पे पार्लियामेंट में बोला गया पार्लियामेंट इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब ही पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है। तो प्रेसिडेंट साहब का यहाँ दायित्व बनता है कि वो दोनों को ही बैठाएं, सामंजस्य
सामंजस्य के साथ, एंड फिर उस वो जो इम्पोर्टेंट बिल के बारे में जो डेडलॉक आ गया था उसे फर्दर उसका जो भी प्रोसीजर चलना चाहिए उसे आगे कंडक्ट कराया जाए। तो ये एक्चुअली ये जॉइंट सिटिंग से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जॉइंट सिटिंग के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। तो आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 108 का ही इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट के द्वारा जॉइंट सिटिंग बुलाया जाता है, जिसमें लोअर हाउस अपर हाउस दोनों बैठ के उस बिल के बारे में फर्दर कार्रवाई करते हैं। तो ये हम लोग सीखे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या, एक कंकरेंट लिस्ट, दूसरा फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, एंड तीसरा जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये था ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। मूविंग टू आवर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। मतलब यहाँ पे वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी मिल सकता है या जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन भी मिल सकता है, तो नाम में कंफ्यूज मत करना। यहाँ से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से लिए हैं, वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। हमारे मौलिक अधिकार उनका सस्पेंशन हो जाएगा जब देश पे आपातकाल सिचुएशन चलेगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है इसे मैं तुम लोग को बहुत अच्छे से फंडामेंटल राइट वाले क्लास में समझाऊंगा, तब तक के लिए थोड़ा धैर्य रखो। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन या जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिया गया इंपॉर्टेंट बात है वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, ये बात हम लोग को ध्यान में रखना। मूविंग टू आवर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सोवियत यूनियन, और अभी रशिया है जिसका पूरा नाम यूएसएसआर था। यहाँ से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य, एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल। मतलब हमारे प्रस्तावना में जो आइडियल ऑफ जस्टिस है, देखना वहाँ पे जब प्रस्तावना पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे मैं अच्छे से इसका ऑब्जेक्टिव इसका आइडियल सभी समझाऊंगा। तो यहाँ पे जस्टिस एंड जस्टिस तीन टाइप के हैं वहाँ पे समझाया गया है। तो वो 3 टाइप के कौन कौन से जस्टिस है, एक है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, अल्टीमेटली देखो जो भी चीज़ होता है अल्टीमेट जो है उससे तुमको निजात पाने के लिए जस्टिस ही सब कुछ होता है। आपस में किसी का लड़ाई हुआ कोई ना कोई जस्टिस ही मैटर कर रहा है, तो ये इसको 3 टाइप का कैटेगराइज करके जस्टिस को रख दिया गया है। तो ये आइडियल ऑफ जो जस्टिस है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल, ये लिया कहाँ से गया है, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, नाउ रसिया से। एंड इसके साथ और एक चीज़ था, वो था फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो हम लोग से ये क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। हम लोग को ध्यान रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटी एंड आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल वाज इंक्लूडेड फ्रॉम सोवियत यूनियन, नाउ रसिया। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फ्रांस का संविधान, यहाँ से हम लोगों ने लिया है रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी इन द प्रियम्बल। इससे पहले वाला देखे थे आइडियल ऑफ जस्टिस जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल देखे थे, बट आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी हम लोगों ने लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, यहाँ पे रिपब्लिक भी हम लोगों ने लिया है। रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक होता है सॉरी रिपब्लिक होता है जहां पे ऐसा देश जहां का हेड एमंग द पीपल ही इलेक्ट होके आएंगे, एंड इसका ऑपोजिट होता है मोनार्क या फिर मोनार्की, जहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो फैमिली टू फैमिली होते हैं, मतलब हायरकी आते हैं, मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वैसा वाला सिस्टम मोनार्की कहलाता है। बट हमारा कंट्री जो है वो रिपब्लिक है। यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो इलेक्ट होके वहाँ तक पहुँचते हैं, मतलब एमंग द पीपल्स ही जाते हैं वहाँ तक। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, एंड ये चीज़ लिया गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से एंड रैंसेक करके हमारे संविधान में डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखो राज्यसभा का मेंबर का हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ देखे, एक देखे नॉमिनेशन और एक देखे इलेक्शन। तो नॉमिनेशन याद रखना आयरिश वाला था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देख लो दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे,
नॉमिनेशन ऑफ, ये वाला लाइन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, है ना। तो यहाँ पे नॉमिनेशन अगर पूछा जाए तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, बट इलेक्शन अगर पूछा जाए, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये आइडिया लिया गया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। एंड और एक चीज़ क्या देखे थे हम लोग, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे संविधान का जो संशोधन होगा इसका तौर तरीका हम लोगों ने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके रखा है, ठीक है। एंड आखिरी जो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन देखना है वो है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ बाय द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कानून ही सर्वोपरि है, उसके द्वारा जो भी प्रोसीजर्स हैं आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इस चीज़ को लिया है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेस जिनके बारे में रिपीटेडली हमारे एग्ज़ामिनेशन में एसएससी के हो, चाहे वो रेल के हो, चाहे वो स्टेट लेवल पीएससी के हो, डिपार्टमेंटल भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ जनरली पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड का, जो हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसका बहुत ही नींव है ये सब। तो हम लोग को जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में ही ऑफिसर बनेंगे, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और हम लोगों को ध्यान में भी रखना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोग बहुत पसंद भी किए होंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।